सो हेलो गाइस, होप आप सभी के पेपर्स बहुत ही अच्छे गए होंगे। आज हम यहाँ पे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो पहला ही क्वेश्चन आपका डिविडेंड के ऊपर था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था जिसका आंसर यहाँ पे सी आ रहा है कि कौन सा अप्रोच एडवोकेट करता है इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। सेकेंड आपको पूछा गया था कि मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड इज 200 रुपीज पर शेयर। एज पर गॉर्डन्स मॉडल द अर्निंग price per share is rupees 20 and cost of capital is 11%. The rate of return on investment is 12%. What would be the retention ratio? तो इस केस में यहाँ पे सीधा आंसर आएगा आपका डी, जो कि है 100%। सो यहाँ पे ये आप गॉर्डन्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका रिटेंशन रेशियो का। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे आपको सी आएगा, जहाँ पे पूछा गया था आपको कि अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रोच कवर्स दोज पॉलिसीज विच होल्ड लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड फॉलो द स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज। एंड फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आपका वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्रेडिट था जहाँ पे आपको करंट असेट्स पूछा गया, फाइंड आउट करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई की थी, तो वही आप रिफर कर सकते हो। टंडन कमेटी, फिफ्थ क्वेश्चन आपका टंडन कमेटी के ऊपर है, जहाँ पे आपको पूछा गया था टंडन कमेटी रिकमेंडेशंस एम्स दैट द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री ऑन बैंक फाइनेंस शुड ग्रेजुअली डिक्रीज। क्लियर है। वहाँ पे टंडन कमेटी की 3 मेथड्स थी और वहाँ पे आपने रिफर किया था, जो हमने क्लास में डिटेल में कवर अप किया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि ईओक्यू के ऊपर था, जहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना था। ईओक्यू का फॉर्मूला आपका 2 इंटू ए ओ डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट, उसका रूट। तो आंसर आपका यहाँ पे 500 kg एंड 16 ऑर्डर्स आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे असेट इज नॉट क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट इज नॉट अ कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे एथ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे बच्चों को थोड़ा टाइम लगा होगा, जिसका आंसर सी था, जहाँ पे आपको कैश मैनेजमेंट के ऊपर सम था। नाइन्थ क्वेश्चन इज लाइक वेरी गुड क्वेश्चन जहाँ पे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी हुआ होगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सेल्स लिखना चाहिए था। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू जीपी। तो यहाँ पे सेल्स आपका 100 है, यहाँ पे आपका 120 है, यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ पे 40 60। यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट विल बी 72 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 48। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 15 है और यहाँ पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 18 है। तो योर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 30 ओवर योर एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 25 ओवर ईयर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे बेड डेट्स भी दिया हुआ है जो कि आपका सेल्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। तो 100 का 1% वुड बी 1 एंड 120 का 1.5% वुड बी 1.8। तो यहाँ पे अगर आप हम देखें तो 25 माइनस 1 इज लाइक 24 एंड 30 माइनस 1.8 इज योर 28.2। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 4.2। सो योर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट वुड बी, योर आंसर वुड बी सी, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 4.2 लैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर यहाँ पे बी आएगा, जो कि सिंपल है, आप रिफर कर सकते हो। 11th क्वेश्चन इज बहुत अच्छा, जहाँ पे आपको ट्रेड क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी पूछ ली थी, जिसका आंसर यहाँ पे बी आता, जिसका मतलब हुआ यहाँ पे 2/10 नेट 30 का मतलब होता है 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट उन्होंने 10 तारीख के पहले कर दिया है, तो ये महीने के। क्लियर है। फिर 12th आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट। फिर 13th पे आ जाता है, तो यहाँ पे 13th का आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए, जो कि आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है। 14th के ऊपर आते हैं, तो 14th एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो थोड़ा आपको रिफर करना पड़ेगा, जहाँ पे आंसर मेरे हिसाब से डी आना चाहिए। 15th क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो कि जिसका आंसर हैरी मार्कोविट्स आएगा। दी पोर्टफोलियो थियरी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय हैरी। क्वेश्चन नंबर 16 इज लाइक बिट डाउटफुल क्वेश्चन। अभी तक इसके ऊपर जितना मैंने सॉल्व किया है उस तरीके से यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इंस्टीट्यूट इसके आपको मार्क्स दे दे। 17th क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर आपका डायरेक्ट है, जो कि आंसर सी आना चाहिए। 18th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा था बिटवीन दी कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो यहाँ पे आंसर आपका ए आएगा, दैट कैपिटल मार्केट लाइन फोकसेस ऑन द टोटल रिस्क एंड द
एंड दी सिक्योरिटीज मार्केट लाइन फोकस इज ऑन दी सिस्टमेटिक रिस्क। तो यहाँ पे आपको अपोजिट पूछा गया था एंड आपको वही फाइंड आउट करना था। 19th क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप रिफर कर सकते हो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको ईवा कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था। तो ईवा का सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ईवा इक्वल्स टू नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका यहाँ पे 15 माइनस आप करोगे 7.2, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.8। दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे बी आएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द कैपिटल बजटिंग। यहाँ पे पूछा गया था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नेट प्रेजेंट वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज द डिस्काउंट रेट शुड बी डिक्रीज्ड। Next question is like wealth maximization is preferred over the profit maximization. It is considers the shareholders returns as well. Question number 23 is also one of the theoretical questions. यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे none of the above आएगा। फिर MBA के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन सिमिलर दिए थे, सिर्फ आपको यहाँ पे चूज करना था कि वेदर इट वुड बी ऑल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपका आंसर यहाँ पे ए आएगा। फिर यहाँ पे 25th क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन व्हेन इट्स लायबिलिटीज एक्सीड इट असेट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सी आएगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इजी क्वेश्चन, 9000 के ऊपर आपको 12% कंपाउंडिंग फाइंड आउट करना था। तो आप यहाँ पे 9000 प्लस 12% 10 बार करते तो भी आपका आंसर यहाँ पे ये आ जाता 27,952 रुपीज़ पॉइंट 63 पैसे। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग था, जिसका आंसर लगभग मेरा यहाँ पे 2456 आ रहा था। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे पर ईयर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे दे पूरे मंथ के लिए, तो 6% को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.5% के हिसाब से आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट आपको सारे बनाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो टाइम कंस्टेंट के हिसाब से अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसका आंसर सी आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सबसे सजेस्टेड आंसर यहाँ पे पे बैक पीरियड वुड बी दी फाइन। एंड 29th क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको पे बैक पीरियड फाइंड करना था। तो पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए आपको इनिशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ करना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 5 years आ जाएगा। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर आपका सी आएगा, वो आप प्रिफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 इज लाइक बिट डाउटफुल क्वेश्चन स्टिल फॉर मी। सो यहाँ पे मैंने ट्राई किया था इसे सॉल्व करने के लिए, तो अभी तक आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट आउट। बट यहाँ पे इट वुड बी रेंज बिटवीन प्रिफर्ड ऑप्शन वुड बी 12 to 13 अगर आपने टिक किया हो तो। एंड क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर 16.55% आना चाहिए। जहाँ पे आपका एन्यूटी फैक्टर मैंने लिया था फॉर 4 years, जो जिसका आंसर मेरा 2.9 आ रहा था। इनटू मैंने अगर दिया एनुअल कैश इनफ्लोज तो आ रहा था मेरा 11,1665, जहाँ से मैंने अपना इनिशियल आउटफ्लो माइनस कर दिया था 10,000 रुपीज़ का। तो मेरे पास एनपीवी बच गया था 1655 रुपये का। 1655 रुपये को मैंने डिवाइड कर लिया था 10,000 रुपयों से। तो इनटू मैं 100 करता हूँ तो मेरे को आ जाएगा 16.55। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पे आंसर बहुत ही आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया था, जिसका आंसर आपका 22.66 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कैपिटल बजटिंग, जहाँ पे आप सॉल्व करोगे फॉर्मूलाज अप्लाई करके तो आपका आंसर बी आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 में ए आएगा, जहाँ पे पूछा गया था आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड कैश इनफ्लोज इज एडजस्टेड। एंड वन मोर सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम कैपिटल बजटिंग, जहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे प्रोजेक्ट सी आना चाहिए। वो भी आप यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। डिटेल्ड आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करते थी, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
is true, then the selection should be solely based on the NPV criteria. Clear? And क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच में हमेशा आपको बताया जाएगा कि लोअर इक्विटी इज ऑलवेज बेटर एंड द मोर डेट इज चूज फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 हमने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे प्रिफर्ड सजेस्टेड आंसर MM अप्रोच का फॉर्मूला यूज करके अगर आप ट्राई करोगे तो आपका 16.5 आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमने सॉल्व किया था इनडिफरेंस पॉइंट के लेवल से। तो इनडिफरेंस पॉइंट लेवल आपको यहाँ पे फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इनडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। होपफुली ये सभी को आ गया होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पे आपका आंसर सजेस्टेड आंसर इज डी। and which of the following is considered as a optimal combination is a high degree of operating leverage and low degree of financial leverage, जहाँ पे आपका business risk कम हो। and which of the following statement is true। तो true यहाँ पे higher the fixed cost implies the higher degree of operating leverage and lower degree of financial leverage should be the answer। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑल्सो वन ऑफ दी थियोरेटिकल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछ लिया था जिसका आंसर यहाँ पे ए आना चाहिए। फिर विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट पॉलिसी वुड बी दी आंसर। एंड 46 पे आ जाते हैं, तो 46 में आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट वुड बी 10.9। जहाँ पे आपको केडी का कैलकुलेशन पूछा था, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंपनी शुड 7% प्रेफरेंस शेयर्स एंड दी premium was 4% and the flotation cost was ₹2 per share। applicable income tax rate what would be the KP। तो KP का सिंपल फॉर्मूला अपना PD plus DDT। तो KD का आपका सिंपल फॉर्मूला है PD plus DDT अपॉन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.5 प्रेफरेंस डिविडेंड, कैलकुलेट करोगे इनटू आप 100 करोगे तो आपका 7% वुड बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको गॉर्डन्स फॉर्मूला, गॉर्डन्स मॉडल से आपको निकालना था कि कितना आपका KE है। तो आपको गॉर्डन फॉर्मूला से मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं तो इसका आंसर आता है आपका 8.26, जहाँ पे आपको पूछा गया था व्हाट वुड बी दी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आपको जो नया चाहिए था 5 लाख का कैपिटल चाहिए था, उसमें से 2 लाख तो आपके पास था, 3 लाख का एडिशनल है जिसका यहाँ पे बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो आफ्टर टैक्स जो 30% एडजस्टमेंट है तो 1 - T मैंने किया है। तो और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9.1, यहाँ पे आपका वेट आ जाएगा 0.6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0.4। तो देन 2.8 प्लस 5.46 will give rise to 8.26%। करेक्ट है। तो यहाँ पे 8.26 वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पे पूछा गया था, आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए, जहाँ पे ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 51 भी वन ऑफ द थियोरेटिकल क्वेश्चंस जहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द सेट ऑफ एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो यहाँ पे सजेस्टेड आंसर इज द फंडामेंटल एनालिसिस, बाकी तो मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज मच इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट इज अनवायबल व्हेन द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज लेस देन 1 होना चाहिए, या तो फिर नन ऑफ द अबोव होना चाहिए, जहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज वुड बी वायबल। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर आपका एक ऑपरेटिंग लीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि दैट विच डज नॉट रिजल्ट इनटू सब्सटेंशियल ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी। फाइनेंशियल लीज में आप कर सकते हो ट्रांसफर, ऑपरेटिंग लीज में नहीं कर सकते हो। एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 55, कि यहाँ पे
स्ट्रेटेजी पूछा था ऑफ मेकिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच अ कंपनी बिजनेस यूनिट और बिजनेस असेट्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द करंट शेयर होल्डर्स टिपिकली विथ अ यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज अ लेवरेज बाय आउट and which of the following is not required conditions for SEZ unit to avail the tax conditions। तो यहाँ पे आंसर डी आना चाहिए। फिर यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स इज द नेचर ऑफ नन ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर डी होगा। वाल्टर मॉडल सजेस्ट फॉर 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन आर इज लेस देन के ई। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि कितना आपको कितना आपको यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो है। यहाँ पे आपको बस मिसिंग फिगर फाइंड आउट करके डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड आउट करना था, जो कि आपका आंसर आएगा 20%। सिंपल अप्लाई दी फॉर्मूला सप्लाई दी आंसर। एंड 60th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वाल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग दी प्राइस निकालनी थी। तो वाल्टर मॉडल की सिंपल आपकी जो फॉर्मूला है डी पी एस प्लस आर अपॉन के ई ब्रैकेट में ई पी एस माइनस डी पी एस अपॉन के ई। तो सिंपली आप वहाँ पे डिराइव कर सकते हो। आंसर वुड बी योर 260। थैंक यू गाइस। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कॉल अस, प्लीज़ डू कमेंट अस कि हमें ये पर्टिकुलरली ये सम का सॉल्यूशन चाहिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो वी विल ट्राई टू श्योरली प्रोवाइड यू as soon as possible. Thank you guys and be in touch. Thank